गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन लगातार सूक्ष्म शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ भी देखा है, उसकी आवश्यकता भी देखी है और क्या कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, कौन कौन से घटक होने चाहिए। और इसी के साथ साथ कल अपन ने प्रक्रिया भी देखी थी। पहले सिद्धांत पढ़े थे, फिर अपन ने प्रक्रिया देखी थी कि माइक्रो टीचिंग का चक्र कैसे चलता है। यह माइक्रो टीचिंग जैसा कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये फॉरेन से, अमेरिका से शुरू हुआ है, लेकिन क्या भारतीय परिवेश में इसकी कितनी मान्यता है या कितना सुचारू रूप से चल सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका माइक्रो टीचिंग का जो भारतीय प्रतिमान क्या है, इसके क्या गुण हैं, मतलब इसका अध्ययन करने से क्या फ़ायदा है, इसको सीखने से क्या फ़ायदा है और इसमें कमियां भी क्या क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने में अगर अच्छाई है तो अच्छाई के साथ उसकी कमी भी अवश्य होती है। तो आज अपन सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान, उसके गुण और दोष का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वाइट एलन और कीथ एचिसन ने 1961 में किया था। अमेरिका में शिक्षण सुधार हेतु शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अधिकांश प्रशिक्षण महाविद्यालयों में इसका उपयोग होने लगा। काफ़ी समय बाद सन 1970 में भारत के विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी इस विचारधारा का प्रसार हुआ। वास्तविक रूप में इस विधा पर कार्य करने का श्रेय बड़ौदा विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा संस्थान को ही है। 1970 में इस संस्थान ने सूक्ष्म शिक्षण पर अनुसंधान कार्य आरंभ कर दिया था। तभी एनसीईआरटी ने एक नवाचार के रूप में बड़ौदा के उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र के सहयोग से विभिन्न महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया और उस पर शोध कार्य किया। राष्ट्रीय परिषद ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के शिक्षा विभाग के सहयोग से इस क्षेत्र में सहयोग किया। इन सभी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय परिस्थितियों में सरलतापूर्वक इसके कार्य का प्रतिमान तैयार किया गया। यह प्रतिमान जंगीरा सिंह ने 1982 में इसका विस्तार से वर्णन किया। इस भारतीय प्रतिमान में भी यही है कि सूक्ष्म शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, यानी उसकी योजना बनाई जाती है। योजना बनाकर शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण कार्य करने के बाद वही सहपाठी और पर्यवेक्षक के रूप में उसका अवलोकन करते हुए उनको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। प्रतिपुष्टि के बाद जब छात्र अध्यापक को लगता है कि मेरे में ये कमियां रही हैं, तो वापस उस विषय वस्तु में सुधार लाता है, पुनः उस पाठ योजना का बनाता है, फिर पुनः शिक्षण करता है और पुनः शिक्षण के बाद पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। जैसे कि मैं कल साइकिल बता चुकी हूँ, ये साइकिल, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह उस कौशल में निपुणता प्राप्त ना कर ले। तो भारतीय परिवेश में क्या होता है कि पर्यवेक्षक जो होता है वह प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, जबकि फॉरेन में तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। लेकिन कई स्कूलों में इसकी सुविधाएं ना होने के कारण हम एक सुपरवाइज़र जो होता है वो ही इसका अवलोकन करके उसको फीडबैक देता है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के गुण। सूक्ष्म शिक्षण का गुण पहला है, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण है। एक ही कौशल का अभ्यास करके उसको दक्षता प्राप्त करवाई जाती है। छात्र अध्यापकों के द्वारा निरीक्षण। एक छात्र 3 भूमिकाएं करता है। एक छात्र शिक्षण कार्य भी करता है। वही छात्र जब वापस बैठ कर के दूसरा छात्र अध्यापक पढ़ता है तो एज ए स्टूडेंट के रूप में भी भूमिका निभाता है, और जब शिक्षण कार्य खत्म होने के बाद प्रतिपुष्टि देता है तो एज ए सुपरवाइज़र, यानी कि वो फीडबैक भी देता है। तो एक ही छात्र 3 भूमिकाएं निभाता है, 3 तरह का निरीक्षण करता है, इसलिए इसको कहा है कि छात्र अध्यापकों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है तात्कालिक प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जैसे ही सूक्ष्म पाठ की समाप्ति होती है, छात्र अध्यापक को तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है और उनको अच्छाई और कमियों का पता लग जाता है, ताकि वह अपने अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ला सके। चौथा है पुनः पाठ योजना का अवसर मिलता है। इसके अंतर्गत जब शिक्षक को प्रतिपुष्टि मिलती है या छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि मिलती है, मैं शिक्षक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छात्र अध्यापक उस समय एज ए शिक्षक का रोल भी
करता है। तो उस समय जब वह पुनः पाठ योजना मतलब जब उसको फीडबैक मिलती है, उसको पता लगता है कि इसमें ये कमियां हैं, तो वह वापस से उस कमियों को ध्यान में रखते हुए पुनः पाठ योजना बनाता है ताकि वह अपने पाठ को और अधिक प्रभावी बना सके। नेक्स्ट है छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुति है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण नाम से ही है, इसमें सभी कुछ सूक्ष्म है, विद्यार्थियों की संख्या सूक्ष्म है, विषय वस्तु सूक्ष्म है और समय अवधि भी सूक्ष्म है। तो इससे क्या होता है कि छोटी छोटी इकाइयों को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की संख्या और शिक्षण की अवधि में कमी। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि छात्रों की संख्या भी कम होती है इसमें और अवधि भी समय अवधि भी कम होती है, इसलिए विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। महाविद्यालय में ही प्रशिक्षण है, इसमें विद्यालय की कोई ज़रूरत नहीं होती है। महाविद्यालय में ही जो अपने सहपाठी है उसको एज ए छात्र अध्यापक को ही हम विद्यार्थी के रूप में प्रयोग में ला करके या उसको नियुक्त करके हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुशासनहीनता की समस्या नहीं है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में शिक्षण होता है, विद्यार्थियों की संख्या कम है तो हम आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। निरीक्षण चूँकि विधिवत किया जाता है और सभी उसका ऑब्जर्वेशन करता है, तो ऐसे क्या होता है जब भी वो शिक्षण परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ दोष है जिसका वर्णन मैं करना चाहूँगी। सूक्ष्म शिक्षण सेवारत और सेवा पूर्व दोनों ही प्रकार के छात्र अध्यापक और अध्यापकों के लिए उपयोगी विधा है, फिर भी इसमें कुछ दोष है। जैसे पहला है सूक्ष्म शिक्षण में यांत्रिक उपकरणों जैसे वीडियो टेप रिकॉर्डर आदि का आवश्यकता होती है, तभी यह विधा अधिक प्रभावी हो सकती है, किंतु भारतीय परिस्थितियों में इन साधनों का अभाव है, अतः उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सुपरवाइज़र यहाँ पर अवलोकन करता है तो कई बार सब्जेक्टिविटी भी आ सकती है, वो बायस्ड भी हो सकता है, पक्षपात भी कर सकता है। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल पर दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण पाठ का अध्यापन कराते समय अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग शिक्षण कौशलों को विकसित अलग अलग मतलब जो विषय वस्तु की प्रकृति है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा शिक्षण कौशल काम आएगा। तो जब वो संपूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं तो उस समय उनको दिक्कत आती है। छात्र अध्यापक एक एक कौशल का विकास कर लेते हैं, किंतु वास्तविक कक्षागत परिस्थितियों में उनकी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और लास्ट में है सूक्ष्म शिक्षण अनुरूप परिस्थितियों में किया जाता है। जब अध्यापक वास्तविक छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनका बौद्धिक स्तर निम्न होने के कारण शिक्षण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि जब हम छात्र अध्यापक अपने सहपाठियों के मध्य शिक्षण कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में कई बार विद्यार्थियों को जब वास्तविक छात्रों के सामने अध्ययन करता है तो उस समय उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो अपने सहपाठी होते हैं और जो रियल विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यह सूक्ष्म शिक्षण विद्यार्थियों या छात्र अध्यापकों में विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास करना चाहिए, क्योंकि यह मेरा खुद का अनुभव है कि जब यह सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित सारे शिक्षण कौशल जब विकसित किए जाते हैं तो विद्यार्थियों में सबसे पहले तो आत्मविश्वास विकसित होता है और वह कक्षा में जाकर के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपन शिक्षण कार्य कर सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंस के साथ शिक्षण कार्य होगा तो अवश्य ही शिक्षण प्रभावी होगा।